प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता पानी से घिरे लोग लेकर प्रस्तुत किया हूं। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन और मृत्यु का सच एक अजीब सी थरथराहट के साथ उभर कर सामने आता है। भयावह मौत कभी बहुत पास से किसी अनजान की तरह गुजर जाती है और मानवता स्तब्ध रह जाती है, और कभी अपने आगोश में इतनी सहजता से जीवन समेट लेती है कि बरसों वे चित्कार कानों में गूंजती रहती है। लेकिन जीवन नहीं हारता, क्योंकि उसका तो दूसरा नाम ही गति है। कोशी में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे ही किसी सिहरे हुए क्षण में सुविख्यात कवि केदारनाथ सिंह जी की कलम से यह मार्मिक रचना झरी, जिसमें बाढ़ पीड़ितों के यथार्थ चित्र अंकित किए गए हैं। प्राकृतिक आपदा से जूझते जनजीवन का यथार्थ बिंब इस कविता में कवि की लेखनी से मूर्त हो उठा है, तथा जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते बाढ़ पीड़ितों की जिजीविषा भी व्यक्त हुई है। बार बार टूटते और बह जाने के बावजूद इन लोगों ने पुनः पुनः सृजन की अद्भुत क्षमता होती है। हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था मानव उनकी भावनाओं के साथ सदा से आंख मिचौनी खेलती आ रही है। विडंबना यह है कि पीड़ित जन समुदाय एक मूक दृष्टा की भांति सुनी निगाहों से सब कुछ देखने के लिए विवश हो रहा है। इस जन समुदाय की अनुभूतियों, अंतः व्यवस्थाओं व संघर्षों से केदारनाथ सिंह जी हमें इस कविता के माध्यम से परिचित कराना चाहते हैं। यह कविता मानवीय संवेदना से ओतप्रोत है। कविता का बिंब विधान उसका मूल वैशिष्ट है। केदारनाथ सिंह जी यहाँ लोक परंपरा का सुंदर निवाह करते हुए लोक प्रचलित शब्दावली एवं ठेठ ग्रामीण शब्दों को भी बड़ी खूबसूरती से समाहित किया है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता की पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता पानी से घिरे लोक से लिया गया है। केदारनाथ सिंह जी ने यहाँ बाढ़ के पानी से घिरे जनजीवन की त्रासदी का चित्रण किया है, तथा साथ ही जीवन और मृत्यु से जूझते लोगों की जिजीविषा को भी अभिव्यंजित किया गया है। तो आइए
पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि आम आदमी प्राकृतिक आपदाओं से सदा ही सर्वाधिक पीड़ित रहता है। बाढ़ के पानी से घिरे हुए लोग इससे जूझते हुए अपने जीवन सूत्रों की तलाश कर रहे होते हैं। कवि का कहना है कि जलमग्न की अवस्था में ये लोग किसी उम्मीद में किसी से प्रार्थना करते हुए अपने हाथ कभी ऊपर नहीं उठाते। ये सहायता अथवा उद्धार के लिए न तो किसी देवता का आह्वान करते हैं और न ही समाज के किसी प्रशासनिक ठेकेदारों की गुहार करते हैं। उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास होता है कि वे इस आपदा के प्रकोप से भी जीवन रक्षा का मार्ग अवश्य ढूंढने में सफल होंगे। अतः वे पूरे विश्वास के साथ अपने पानी को देखते रहते हैं और अंततः उसकी गहराई को नाप लेते हैं तथा एक दिन बिना की सूचना के अपने मवेशियों, खच्चर, बैल, भैंस आदि की पीठ पर तथा कथित अपना पूरा घर लादे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह जरूर मिल जाती है। थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा आसमान, फिर वे गाड़ देते हैं खंबे, तान देते हैं बोड़े, उलझा देते हैं मुंज की रस्सियां और टाट। पानी में घिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध, वे ले आते हैं आम की गुठलियां, खाली टीन, भुने हुए चने, वे लाते हैं चिलम और आग। आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में केदारनाथ सिंह जी ने बाढ़ पीड़ित जन सामान्य के जीवन संघर्ष और उनके प्रयास को उजागर किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि ने यहां बाढ़ पीड़ित लोगों की जीवन शक्ति से उत्पन्न स्थितियों का अंकन किया है। कवि बाढ़ पीड़ित लोगों की जीवन शक्ति से चकित और चमत्कृत होकर कहते हैं कि बाढ़ की भयंकरता में डूबते उतरने के बावजूद ये लोग इस विकट स्थिति में अपने पैर जमाए रखने की थोड़ी सी जगह ढूंढ ही लेते हैं। उनकी जरूरतें बहुत बड़ी नहीं होती, कम से कम सुविधाओं व साधनों के साथ भी वे बेहद खुशनुमा जीवन जी लेते हैं। उन्हें जीवन यापन के लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता बहुत कम होती है। प्रकृति की खुली गोद में ही उन्हें अधिक सुकून मिलता है। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा आसमान, थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा पानी के संसार में वे अपने बसेरे का खंभा गाड़ देते हैं। मूंज की रस्सियां उलझाकर वे टाट की दीवारें खड़ी कर देते हैं और ताने हुए बोरे के दरवाजों में पुनः उनकी जिंदगी सुरक्षित होने लगती है। पुआल के बिस्तर पर आम की गुठलियां चूसते हुए वे जीवन रस का आनंद उठाते हैं। भुने हुए चने से खाली दिन को भरते हैं तथा चिलम की आग में भविष्य को भूनने लगते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। फिर
बह जाते हैं उनके मवेशी, उनकी पूजा की घंटी बह जाती है। बह जाती है महावीर की आदमकद मूर्ति, घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी घोड़े, फूल पत्ते, पाट पटोरे सब बह जाते हैं, मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। वे हर कीमत पर अपनी चिलम के छेद में कहीं न कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। तो आइए पंक्तों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बाढ़ पीड़ितों की आस्थावादी दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए कहना चाहते हैं कि आपदाओं से जूझते लोग जितनी बार जीवन रचते हैं, बाढ़ का प्रकोप उनकी सारी कोशिशों को बहा ले जाता है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह कवि कहते हैं कि बाढ़ का पानी उनकी झोपड़ियों की कच्ची दीवारों के साथ उनसे जुड़े सारे सपने, तमाम उम्मीदें, कल्पनाएं, जैविक संसाधन की वस्तुएं आदि भी ढहा देने का प्रयास करता है। उन लोगों की आस्था भी पूजा की घंटी के बह जाने के साथ बहा दी जाती है। साथ ही बह जाता है महावीर की आदमकद अर्थात मनुष्य के आकार की मूर्ति में निहित लोगों का विश्वास तथा दुर्दिन में तारनहार के प्रकट होने का विश्वास भी अब इस पर परिस्थिति में बचा नहीं कि संहारकारी शक्ति ने उनके घर, माल, सामान, मवेशी आदि के साथ साथ समस्त आस्था, विश्वास, उम्मीदें आदि का भी सर्वनाश कर दिया। बावजूद इसके पानी में घिरे हुए लोग कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते, यहाँ तक कि न तो प्रकृति से और न ही सामाजिक राजनीतिक ठेकेदारों को ही किसी प्रकार का उलाहना देते हैं। उन्हें अपनी क्षमता, सामर्थ्य पर पूरा विश्वास रहता है तथा हर हालात में, प्रतिकूल परिस्थिति में, विवश और लाचार स्थितियों में भी वे लोग अपने हृदय में के एक कोने में थोड़ी सी आग के रूप में थोड़ी सी उम्मीद बचाए रखते हैं। यह उम्मीद की भावना उनकी जिजीविषा को हमेशा उद्दीप्त करती रहती है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। फिर डूब जाता है सूरज, कहीं से आती है पानी पर तैरती हुई लोगों के बोलने की तेज आवाजें, कहीं से उठता है धुआं पैरों पर मंडराता हुआ और पानी में घिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन। वे जला देते हैं एक टूटी लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर, ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंचती रहे। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सूरज के डूबने के बाद के वातावरण का चित्रण किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह कवि बाढ़ पीड़ित वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाढ़ पीड़ित अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए तमाम प्रयासों में लगे रहते हैं, परंतु इन सब के पश्चात दिन ढलने के बाद अर्थात रात के अंधेरे में प्रशासनिक तौर पर राहत कार्य अभियान
चलाए जाते हैं। आकाश में हेलीकॉप्टर चक्कर लगाने लगते हैं। पीड़ितों के लिए ऊपर से खाद्य सामग्री, जरूरतों के सामान इत्यादि जैसे आकाश मार्ग से नीचे गिराने का कार्य निश्चित किया जाता है। कवि आगे कहते हैं कि यह काम पूरा करने वालों के आगमन की सूचना हवा और पानी के मार्ग से की जाएगी कि सूचना पीड़ित तक पहुंच जाती है। आकाश में हेलीकॉप्टर का धुआं पेड़ों पर मंडराते हुए देखकर लोगों में उत्सुकता भरी हलचल होने लगती है। उनकी भूखी निगाहें राहत सामग्री पाने के लिए बेचैन हो उठती है तथा वे लोग अपनी जरूरतों को पा सके अर्थात उन तक पहुंचने के लिए किसी टूटी फूटी लालटेन को जलाकर किसी बांस की ऊंचाई पर टांग देते हैं जिससे वहां उनके होने की खबर राहत पहुंचाने वालों तक पहुंच सके। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। फिर उस मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में डाले हुए वे रात भर खड़े रहते हैं। पानी के सामने, पानी की तरफ, पानी के खिलाफ, सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, छपाक छपाक। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बाढ़ पीड़ितों की मनोदशा का चित्रण किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह कवि बाढ़ पीड़ितों की मनोदशा को दर्शाते हुए कहते हैं कि उनकी आंखों, मस्तिष्क और हृदय में परस्पर विरोधी विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षतः वे टूटी लालटेन की मध्यम रोशनी में जमे हुए पानी के निशब्द आंखों में आंखें डालकर पूरी रात खड़े रहकर मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में प्रतीक्षा की है कि अब ऊपर से कुछ खाद्य सामग्री गिरे और उनके लपकते हाथ उन्हें थाम ले। इसी प्रतीक्षा में उनकी निगाहें पानी को विविध कोणों से देखते हुए निरीक्षण करती रहती है। अपने हालातों के कारणों का विश्लेषण करते हुए कभी कभी उनके हृदय में पानी के खिलाफ विद्रोह सुलगने लगता है, परंतु उनकी व्यवस्था उसे भीतर ही भीतर कचोटती रहती है और हर बार की तरह उनके भीतर के विद्रोही भाव का तीर टूटकर बिखर जाता है। इसी के साथ उनकी उत्सुकता, उम्मीदें, बेचैनी, प्रतीक्षा सब कुछ पुनः टूटने की कगार पर आ जाते हैं। ऐसे हालात में राहत कर्मियों के द्वारा पानी के में कुछ गिराया जाता है, छपाक छपाक। इस ध्वनि के साथ पीड़ित जन समुदाय की अंतर व्यथा और भी घनी हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जिन राहत सामग्री की उम्मीद में रात भर पानी में खड़े रहे, इंतजार करते रहे, अंततः बाढ़ का पानी उसे भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। बस बच जाता है तो केवल एक ध्वनि, छपाक छपाक की। इस प्रकार मैं अंततः यही कह सकता हूं कि यहां कवि ने बाढ़ के से विचलित वातावरण का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है।
यह कहना अतिशोक्ति न होगा कि प्रसिद्ध कविताओं में झुग्गी झोपड़ियों में सांस लेने वाली जिंदगी की यथार्थ छवि को बाढ़ पीड़ितों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, और साथ ही सबसे भयानक और कठिन परिस्थितियों पर अपनी संघर्षशीलता के कारण विजय पाने के बाद जीवन के मूल मंत्र को समझना और जीवन रस का आनंद उठाना भी इस कविता का सबसे सुंदर एक पक्ष है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।